हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ट्यूटोरियल 3 जो हमारी सीरीज़ में हम शुरू किए थे। फर्स्ट ट्यूटोरियल वाज ऑन फोटॉन्स एंड हमने उसमें बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस किया देखा था कि फोटॉन जो है वो बेसिकली इट इज़ एक्सचेंज्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो जो मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो फोटॉन्स के द्वारा होता है। ट्यूटोरियल 2 में हमने बोर्स का जो फार्मूला है बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स जिसमें द एनर्जी इज रिलीज एज अ फोटोन, तो उसमें हमने ये देखा था कि उसमें करेक्शन की ज़रूरत होती है इफ़ द एनर्जी इज़ लार्ज, बट फॉर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस हम उस फार्मूले को अपना सकते हैं, बट फॉर न्यूक्लियर एंड एनर्जेटिक प्रोसेसेस उसमें ये मॉडिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ट्यूटोरियल 3 में आज जो हमने इसमें टॉपिक रखा है वो ये है कि किस तरह से जो टॉपिक है वो फोटॉन्स हैं, द लाइफ इन द यूनिवर्स, मेनली अर्थ पे क्योंकि हम रहते हैं, तो हम उस पे जो प्रोसेसेस हैं उन जो इफेक्ट कैसे होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। नो, फोटॉन्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? बिकॉज लाइट इज़ लाइफ फॉर अस और फॉर ऑल द ऑर्गेनिक मैटर जो भी पृथ्वी पर है, अर्थ पर। तो और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है फोटॉन्स के बारे में कि ये एक मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स हैं और दे कैन बी कंसिडर्ड एज वेव्स टू। तो हमारे लिए दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ प्रोसेसेस हैं जो इसको पार्टिकल एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं, कुछ इसको वेव्स की तरह ट्रीट करेंगे। एनर्जी एच न्यू होती है, हम जानते हैं। वे न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम इज़ एच बाई लेमडा। एंड जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करेगी चार्ज पार्टिकल से, तो फोटॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। इस प्रोसेस में जो इंटरेक्शन हम फाइनमेंट डायग्राम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये यहाँ जो पर्पज़ है वो लेक्चर का वो ये है कि कैसे ये फोटॉन्स जो हैं हमारे इस मैटर में, यूनिवर्स में और हमारे प्लैनेट पे ये अफेक्ट करते हैं और कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो हम जानते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन प्रोसेसेस एंड फोटोआयनाइजेशन। इस तरह के हम प्रोसेसेस को जानते हैं। इन प्रोसेस को हम इसमें अभी टेकअप करेंगे और हम ऑल्सो ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या अगर फोटोन का मास होता, या सपोज़ कीजिए कल को कोई ऐसी थियोरी या एक्सपेरिमेंट ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि एस्टिमेट कर सकता है कि फोटोन का मास है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम इसको भी लास्ट में पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज जो हमारा पहला हम पॉइंट लेके चलेंगे वो है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस से शुरू करेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि अर्थ जो है वो लगातार कॉस्मिक रेज का शॉवर रहता ही है और रेडिएशन भी लगातार कंटिन्यूसली जो है वो सन से आता है, और इसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी पर लाइफ है वो पॉसिबल हो पाई है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से समझ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से होता क्या है कि कुछ नए कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं और जिसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जिस किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस वाटर के साथ होता है जिसमें फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसमें एक एलिमेंट जो है वो क्लोरोफिल, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ चीज़ें हम अर्ली क्लासेस में जानते हैं, बट हम यहाँ उसको एक कोरेंट फॉर्म में कंबाइन करेंगे कि क्या प्रोसेस है कि 6CO2 प्लस 6H2O प्लस दी फोटोन एनर्जी। नाउ NH न्यू को हम फोटोन की एनर्जी के रूप में या रेडिएशन के रूप में मानेंगे, और इससे C6H12O6 वेल नोन फार्मूला है प्लस 6O2। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पॉइंट की ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, और ये इसकी वजह से जो एनर्जी है वो
एक स्पेक्ट्रम लेके आती है, और बट ये विजिबल रीजन में होता है, इसकी वजह से हम लोग देख भी पाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा विज़न जो है वो भी इससे अफेक्टेड है कि फोटॉन्स किस तरह से हमारे आई में इंटरेक्ट करते हैं अल्टीमेटली। तो वो आपको बाद में भी बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप वे पार्टिकल की डुअलिटी और समझ सकते हैं कि फोटोन जब आप देखते हैं तो वो किस तरह से वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करता है, और ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारी थियोरीज जो हैं उनको प्रूव करता है। ना फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे लिए दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में। पहली चीज़, ये कार्बोहाइड्रेट पैदा करता है जो कि हमारे ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना, फूड प्रोवाइड करता है। और दूसरा ये है कि फोटोसिंथेसिस से ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितनी एटमॉस्फेयर में है उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर ये लिबरेशन होता है। और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है इस प्रोसेस में, वो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग जो प्रोसेसेस अर्थ पे होते हैं उनके द्वारा ये कंज्यूम की जाती है, जिसमें हम भी शामिल हैं। और प्राइमरीली अगर हम देखें तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन जो है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है रिएक्शंस को। और इस ब्रांच को एक मोटे तौर पे फोटोकेमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। फोटोकेमिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, बट वील स्टिक टू अ फ्यू। दूसरा प्रोसेस जो हम इसमें सोचते हैं कि इसको हमें जानना चाहिए, वो है कि कैसे एब्जॉर्प्शन फोटोन का होता है और कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होता है। तो इसको प्रोसेस को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो AB प्लस एच न्यू गोइंग टू A प्लस B। ये ऐसा जो रिएक्शन है इसके फिजिकल और बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है। जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर डिसोसिएशन ऑक्सीजन का होता है एटमॉस्फेयर में, एब्जॉर्प्शन होने पर यूवी रेडिएशन के, जिसकी की वेवलेंथ रेंज अगर हम लिखें तो 1600 टू 2400 एंगस्ट्रॉम्स होती है, या फोटोन की जो एनर्जी है इस दौरान 7.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये जो प्रोसेस है O2 प्लस एच न्यू, दैट विल गो ब्रेक दिस O इनटू 2 एटॉमिक ऑक्सीजन। और एटॉमिक ऑक्सीजन जो है जब अगर मॉलिकुलर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो ये ओजोन O3 को फॉर्म करेगी। ये जो ओजोन है ये फोटोकेमिकल डिसोसिएशन करेगी, जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, और जिसकी वेवलेंथ जो है वो 2400 से 3600 है। सो एंड फोटोन की एनर्जी इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, Hc अपॉन लेमडा लगा के 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड देयरफॉर O3 प्लस एच न्यू विल गिव राइज टू O प्लस O2। सो इक्वेशन 3 और 4 से आप रिएक्शंस में समझ सकते हैं कि कैसे ये यूवी रेडिएशन जो है वो स्ट्रांगली एब्सॉर्ब हो जाता है, और इसके द्वारा जो है ऑलमोस्ट जो यूवी रेडिएशन जो हार्मफुल होता है वो रिमूव हो जाता है। जो सन से आता है रेडिएशन या लाइट या फोटॉन्स, बंच ऑफ फोटॉन्स ही कह सकते हैं उसको, बीम ऑफ फोटॉन्स, जब तक कि उससे पहले कि वो अर्थ पर सरफेस पर पहुँचे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आप जानते हैं आजकल तो अब कोरोना भी चल रहा है, सो अभी जो सैनिटाइज़र्स हैं वो आप जर्म्स किल करने के लिए यूवी का यूज़ करते हैं। तो यदि ये रेडिएशन सन से अर्थ पर सरफेस पर लार्ज अमाउंट में एरिया में प्रोपोगेट करेगा, पहुँचेगा, तो इसकी वजह से, तो इस ब्लॉक की वजह से आपके जो लाइफ ऑर्गेनिजम्स की है और कई सारे सेल्स की लाइफ, एंजाइम्स जो हैं वो टूटने से बच जाते हैं, और इस तरह से ये हमारी जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको सेव करता है। एक और प्रोसेस जो मैन मेड है बट अफेक्ट करता है हमारे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, वो है एक फोटोग्राफिक प्रोसेस, जिसके अंदर की अगेन फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है।
मॉलिक्यूल्स जो है सिल्वर ब्रोमाइड के, वो एक डीकम्पोजिशन करते हैं जिसमें कि सिल्वर एटम्स एक लेटेंट इमेज बनाते हैं ऑन अ सेंसिटिव फिल्म, एंड दैट्स हाउ यू गेट इमेज ऑफ द पर्सन और ऑब्जेक्ट। एक और जो प्रोसेस जो हम इसमें सोचते हैं स्टडी करने के लिए, वो है फोटो आयनाइजेशन। बहुत वेल नोन प्रोसेस है और कई सारे एनर्जी और प्रोसेसेस का ये कारण है। इसमें नए एलिमेंट्स का भी फॉर्मेशन होता है और ओरिजिनेट भी होते हैं इसमें एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि फोटोन अगर इसमें सफिशिएंट एनर्जी होती है तो वो एक किसी एटम या मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब होता है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एजेक्ट होता है या अमिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आयनाइज्ड जो है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम जानते हैं कि ये इसमें जो एटम है वो मॉलिक्यूल वो आयनाइज स्टेट में रहेगा। और ऐसे में ये जो रिलेशन है इसको आप लिख सकते हैं A प्लस एच न्यू गोइंग टू A प्लस, जहाँ A जो है एटम या मॉलिक्यूल है और A प्लस उसकी आयनाइज स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन। ये कुछ प्रोसेस ऐसा ही है जैसा कि हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं मेटल्स में, और इसको हम इसलिए ऐसे प्रोसेस को फिज़िक्स की भाषा में एटॉमिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। सो क्या होगा फोटो आयनाइजेशन के द्वारा कि जो भी फोटॉन्स आ रहे हैं, अब बीम जो है फोटोन की वो यूवी रेंज में भी हो सकती है, एक्स रे भी हो सकती है, गामा रे भी हो सकती है। तो जब वो मैटर से पास होंगे तो वो आयनाइज करेंगे अलॉन्ग इट्स पाथ। ये जो मिनिमम एनर्जी है, सो जो रिक्वायर होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, इसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, जिसको रिप्रेजेंट हम आई से कर सकते हैं। और ऐसे में जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E = H⁻⁻⁰ और यहाँ पे अभी हम रिकॉयल जो हमने ट्यूटोरियल 2 में भी देखा था, और रिकॉयल एनर्जी को अभी हम आयन की नेग्लेक्ट कर रहे थे। आयनोस्फीयर में जो हमारा ऊपरी एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, उनमें आयनोस्फीयर में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एक आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का ऊपर के शॉवर के द्वारा यूवी और एक्सरे रेडिएशन जो सन से आ रहा है उसके द्वारा ये तोड़ देता है, आयनाइज कर देता है। तो इसमें जो रिएक्शंस हैं वो आपको कर सकते हैं, NO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और HNU गोइंग टू NO प्लस, इसकी एनर्जी भी 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, N2 प्लस HNU, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एंड देन यू हैव हीलियम। इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो अलग अलग होती हैं। सबसे ज़्यादा हीलियम की है और आप सोच सकते हैं कि हाउ यू गेट दिस। तो यहाँ देखेंगे कि सेकेंडरी प्रोसेसेस भी जो हैं, अब इतनी सिग्निफिकेंट अगर एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो वो ये जो सेकेंडरी प्रोसेस हैं ये भी होंगे और उनसे और आयनाइजेशन फर्दर होगा एंड यू विल गेट लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिफ्थ जो है प्रोसेस जो हम इसमें सोचते हैं वो है एक फोटो आयनाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं रेडिएटिव कैप्चर। ना ये क्या चीज़ है? इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी काइनेटिक एनर्जी E मान लीजिए कहते हैं, वो कैप्चर होता है बाउंड स्टेट में किसी भी आयन के द्वारा, और इसके अंदर फोटोन का एमिशन होता है। ओके, थोड़ा सा अलग है ये प्रोसेस। फ्री इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है एक आयन के द्वारा एक बाउंड स्टेट में, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एमिशन ऑफ अ फोटोन। तो A प्लस प्लस E माइनस गोइंग टू A प्लस HNU, और एनर्जी ऑफ द फोटोन इस केस में काइनेटिक एनर्जी प्लस द आयनाइजेशन पोटेंशियल जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम फ्री कंसिडर करते हैं जब कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज वेरी लार्ज compared to the
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो एटम और मॉलिक्यूल से आ रहा है। और ये कुछ कॉम्पटन इफेक्ट आप समझ सकते हैं, इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक और प्रोसेस जिसके अंदर की अगर इसमें फोटोन की एनर्जी 2m0c² जानते हैं, विच इज़ m0 इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि ऐसा हो जाए कि 1.02 MeV से ज़्यादा हो जाए किसी की एनर्जी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और एक होल पेयर को गामा गोइंग टू E+E- उसमें क्रिएट कर देगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एंड देन दे विल फर्दर आयनाइज एज बहुत सारे प्रोसेस अब न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। नो कमिंग टू अनदर प्रोसेस जो कि न्यूक्लियस रिलेटेड है, कि यदि सपोज़ कीजिए यहाँ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो फोटोन जो है वो एटॉमिक न्यूक्लियाई से भी इंटरेक्ट कर सकता है और उसके अंदर उसको उन स्टेट्स जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको एक्साइट कर दे, हायर स्टेट्स में ले जाए, और ऐसे में वो एजेक्ट कर दें न्यूक्लियर पार्टिकल्स जैसे कि एक प्रोटॉन। इसको हम बोलते हैं फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि ये न्यूक्लियाई को ही दो टुकड़ों में बांट दे, या और ये जो प्रोसेस है इसको हम फोटोफिशन कहते हैं, और इसमें जो एनर्जी है वो उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, या तो कम से कम उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा। नाउ दिस ऑल, ये सब जितने प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए वो सारे जो हैं हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हम जीते हैं, किस तरह से हमारा फूड बनता है, और किस तरह से लाइफ इन द सी, ऑन लैंड, तो ये किस तरह से प्रोपोगेट होता है, कौन सा रेडिएशन आएगा सो आपके स्किन की डिजीज़ भी ना हो। तो हमारी जो पूरी होल लाइफ है वो दैट डिपेंड्स ऑन दी एनर्जी जो कि फोटोन लेके आता है, या जहाँ फोटोन क्रिएट होता है और वो सेकेंडरी प्रोसेसेस करता है उनके द्वारा होता है। लेकिन इस सब प्रोसेस में हम ये मान के चलते हैं कि फोटोन क्योंकि मास ज़ीरो है, तो फोटोन जो है वो बहुत ही स्टेबल पार्टिकल होगा, पार्टिकल टूट नहीं सकता, सबसे छोटा है, चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो इसका लाइफ टाइम जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अभी जितनी भी थियोरीज़ और हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखे हैं अभी तक, एक्सेप्ट ऑफ वन फ्यू एक्सपेरिमेंट जो जिसको हम कोब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, जिसमें माइक्रोवेव बैकग्राउंड ले रहे हैं जब से कि बिग बैंग हुआ, तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, या ग्रेविटेशनल वेव्स के द्वारा भी हैं। इन सब में अभी उनको अगर एक आध को सिंगुलर को छोड़ दें तो फोटोन को हम ज़ीरो रेस्ट मास से ही मान के चलते हैं, और जितनी भी हमारी थियोरीज डेवलप हुई हैं, जितने हमने प्रोसेसेस बताएं, ये सब ये मान के चलते हैं कि फोटोन्स जो हैं उनकी ज़ीरो रेस्ट मास है। यदि उसका रेस्ट मास हो जाए, चाहे वो बहुत स्मॉल हो, जो कि एक अभी तो हमारे लिए एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है, संभावना उसकी क्षीण है, तो ऐसे में जो फोटोन्स हैं वो पूरे समय, पूरी लाइफ लॉन्ग फॉरएवर जीवित नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारी की जो फंडामेंटल थियरीज़ हैं फिज़िक्स की, और जो लॉज हैं, जो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जो हम स्टैंडर्ड मॉडल करते हैं, दे विल ऑल बी मॉडिफाइड। इसको कैसे करेंगे देखो, तो यदि हमारे पास अगर मास नहीं है तो हमने जैसे कहा वो स्टेबल होंगे, और थियोरेटिकली जो है वो ख़त्म प्रेजेंट रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। लेकिन यदि उनका मास हो जाए, चाहे एक्सट्रीमली स्मॉल हो, तो वो डिके होने चाहिए, क्योंकि हर पार्टिकल जो है मास है, इट विल डिके इनटू फर्दर पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स। अब फोटोन से हल्का और पार्टिकल क्या हो सकता है? अभी हमारे पास जो हाई एनर्जी फिज़िक्स में है, उसमें हमने ये देखा है, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कशन भी किया, कि कुछ साइंटिस्ट हैं, ये अमेरिकन एक मैगज़ीन है उससे लिया है, और ये बेसिकली कोप का एक्सपेरिमेंट है कि इसकी हमने जो उन लोगों ने एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन की है, उसके अकॉर्डिंग जो मीन लाइफ टाइम ऑफ फोटोन्स है, उन्होंने कहा है कि मिनिमम जो है वो एटलीस्ट 1 बिलियन ईयर्स होनी चाहिए।
तो 10^18 है। अभी हमारी जो गैलेक्सी है उसको फॉर्म हुए 10^19 के आसपास है, 8 × 10^9 ईयर्स। सो अभी हम बहुत ही इन्वेस्टिगेशन में बहुत लो रेंज में हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम नहीं समझ पाए हैं, और आगे हमारे पास पूरा फील्ड खुला है जिसमें कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यदि अब फोटोन, हम ये मान के चलते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो फोटोन अगर ट्रेवल करेगा स्पीड ऑफ लाइट से तो टाइम डायलेशन होगा, और टाइम डायलेशन जिसमें आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगती है, और टाइम डायलेशन की वजह से तो अर्थ पर ये जो हम मिनिमम टाइम निकाल रहे हैं उसका लाइफ टाइम 1 बिलियन ईयर्स, तो पृथ्वी पर वो सिर्फ 3 साल महसूस करेगा फोटोन। तो यदि किसी दिन साइंटिस्ट ये डिस्कवर करते हैं कि फोटोन का एक नॉन ज़ीरो मास होगा, और तो इससे वो उसकी लाइफ टाइम लिमिट हो जाएंगी, और ऐसे में जो हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं उसका जो महत्व है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो फोटोन की स्पीड है उस समय वो डिपेंड करेगी कि उसकी वेवलेंथ क्या है। और ऐसे में आपके जो ब्लू लाइट है वो ट्रैवल फास्टर करेगी कंपेयर टू दी रेड लाइट। और इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष सिंपल है कि यदि कोई बहुत दूर से तारों से, दूसरे एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्पेस से यदि कोई फोटॉन्स आते हैं तो वो पृथ्वी पर अलग अलग समय पर आएंगे, गिरेंगे, और ये डिपेंड करेगा कि उनका लैम्डा या वेवलेंथ क्या है। तो यदि एक फोटोन का मास लिया जाए या कंसिडर किया जाए हमारे फिज़िक्स में, नेचर के प्रोसेसेस में, तो इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थियोरीज़ हैं जो कि बहुत वेल नोन है, जिसमें कि क्रिएशन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो होता है, जिसमें एक स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिज़िक्स का जो कि वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को कंबाइन करता है, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर तो फोटोन को मासलेस लेके चला गया है। और इस तरह ही मैक्सवेल इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को प्रोपोगेट करती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक ही पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो उसके अंदर फोटोन को कैरियर लेके चलते हैं, तो उसको भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इन थियोरीज़ को। और इससे असर क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ कि इससे सपोज़ कीजिए अगर मैसिव होता है तो उसके अंदर जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ही वो लाइट हो जाएगी, और इसकी वजह से जो चार्जेस हैं जो अराइव होते हैं अर्थ पे, उनका पहुंचने का समय, और जो अर्थ के ऊपर प्रोसेसेस हैं होते हैं जिसमें ऑरियो बोरेलिस भी आप जानते हैं, तो वो आपके पूरी तरह स्टेट को बदल देगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता है। और इसलिए जब भी ऐसा होगा तो इसमें हमें पूरी फील्ड ऑफ को, फिज़िक्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी, क्योंकि वो सब लाइफ को जो है वो अफेक्ट करेंगे। अभी जो एक एक्सपेरिमेंट जैसे आपको मैंने कोब एक्सपेरिमेंट बताया, उसके अंदर एक पॉसिबल लिमिट थेरेटिकली कैलकुलेट की है for a photon which is very small quantity but tends to -54 kg। तो हमारे मेजरमेंट नहीं है उसका टूल करने के लिए कि क्या है वेरीफाइड है, सो इट इज़ अनवेरीफाइड। और एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी अभी डिस्कशन किया कि अगर फोटोन डिके होते हैं तो किस में डिके होंगे वो, तो एक मासलेस न्यूट्रिनोज अवेलेबल हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि अभी जो लास्ट ईयर नोबेल प्राइज़ दिया कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो उनका सोर्स जो है न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस होते हैं। तो मासलेस न्यूट्रिनोज में हो सकते हैं क्या, या कोई और ऐसे अननोन पार्टिकल्स जो हम अभी नहीं जानते हैं उनके अंदर डिके होगा। तो हमारी जो भी समझ है और हमारी जो हम जानते हैं उसके अंदर ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो हम किसी भी चीज़ प्रोसेस को जब जानते हैं, समझते हैं, तो हम ये मान के कर रहे हैं हमारी सारी कैलकुलेशंस और हमारी
लाइक को समझना, नेचर को समझना कि फोटोन मासलेस हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा संबंध लेके आता है जिसके अंदर कि वो कहता है कि इसके मास होगा, तो हमारे सारे कंसेप्ट्स को ऑल टुगेदर